वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 18 फरवरी 2022। तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है प्रारंभ 1 बैच के बारे में, जो कि 2023 के आपके एग्जाम को टारगेट करता है। अगर आप इस बैच को अवेल करते हैं 28 फरवरी के पहले तो आपको मिलते हैं 4 बेनिफिट्स। अर्ली बर्ड्स को 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा उनके कोर्स को अवेल करने पर। अगर कोई ऑलरेडी ओनली आईएएस का स्टूडेंट है तो वो 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकता है। 8 दिनों का एक मेंटरशिप सेशन होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि तैयारी शुरू करने से पहले आपको क्या करना है और कैसे तैयारी स्टार्ट करनी है, और लास्ट मिनट में जो हड़बड़ी होती है आप उससे भी बच जाएंगे। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आपको जाना होगा video.onlyas.in पे। जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे, या फिर मेल कर सकते हैं info@onlyas.com पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल, जो कि अत्तुकल पोंगला फेस्टिवल के बारे में है। इस फेस्टिवल को जो कि केरला में मनाया जाता रहा है, इस बार नहीं मनाया जाएगा बिकॉज वहां पे स्ट्रिक्ट कोविड-19 प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं। हमें पता है कि फेस्टिवल्स में गैदरिंग्स होती हैं, गैदरिंग्स में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो कोविड-19 के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा, एंड दैट इज द रीजन कि इस बार इस फेस्टिवल को रोक दिया गया। अत्तुकल पोंगला फेस्टिवल, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि यह फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, केरला में। एक और खास बात है इस फेस्टिवल के बारे में, ये दुनिया का सबसे बड़ा कांग्रीगेशन है वुमेन का किसी भी फेस्टिवल के लिए। जैसे कि जब भी कोई त्यौहार होता है तो पुरुष और महिलाएं दोनों ही शामिल होते हैं, लेकिन यहां पर जितनी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती हैं उतना दुनिया के किसी भी फेस्टिवल में नहीं शामिल होती। यह फेस्टिवल एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। एक टेम्पल है केरला में, अत्तुकल भगवती टेम्पल, जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम में आपको मिलेगा। वहीं पर यह फेस्टिवल मेजरली ऑब्जर्व किया जाता है। 10 दिनों का यह फेस्टिवल होता है, जो कि मकरम या कुंभम जो महीना होता है उसी महीने में होता है, और कुरुथी थार्पनम की जो रात होती है उस दिन सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स भी की जाती हैं जो डिवाइन पावर है उनके लिए। ठीक है, जो 9वां दिन होता है वो काफी खास होता है इस फेस्टिवल का, जिस दिन अत्तुकल पोंगला महोत्सव मनाया जाता है। पोंगला जिसका मतलब होता है टू बॉयल ओवर। उस दौरान महिलाएं एक स्वीट प्रयासम बनाती हैं जिसे राइस, जैगरी, कोकोनट और प्लांटेन्स को टुगेदर, इन सभी लोगों को इकट्ठा पकाया जाता है, उसी से इसे तैयार किया जाता है। काइंड ऑफ स्वीट होती है यू कैन से, जिसे गॉडेस भगवती को ऑफर किया जाता है। यह रिचुअल केवल महिलाएं ही परफॉर्म करती हैं, पुरुषों का इसमें कोई रोल नहीं होता। यहां पर जो अत्तुकल भगवती हैं उन्हें कन्नगी का इनकारनेशन यानी कि अवतार माना जाता है, जो कि शिल्पाधिकारम जो तमिल एपिक है उनकी सेंट्रल कैरेक्टर है। आपको पता होगा कि कैसे जब उनके साथ अन्याय होता है और उनके पति को मार दिया जाता है तो वो चेरा किंगडम में चली जाती हैं। तो चेरा किंगडम के लोग कन्नगी की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, तो उन्हीं का अवतार माना जाता है अत्तुकल भगवती को। कन्नगी के बारे में अब जब आप संगम लिटरेचर्स वगैरह पढ़ते हैं तो शिल्पाधिकारम की चर्चा होती है, उस दौरान आप ये कहानी भी पढ़ते हैं हिस्ट्री में। यहां पर एक प्रश्न है आपके लिए जो कि 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, जहां पर कुछ फेस्टिवल्स को उनके स्टेट के साथ अलाइन करना है। चपचार कुट फेस्टिवल मिजोरम, खोंजोम पर्व बैलेट मणिपुर, थांगता डांस सिक्किम। आपको बताना है कि कौन सा पेयर सही है और कौन सा नहीं है। सही जवाब आपको बताना है। यहां पर जो आपके लिए सही जवाब है दैट इज बी, यानी कि 1 और 2। ये पहला और दूसरा तो करेक्टली मैच्ड है, लेकिन तीसरा गलत है, और इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि आपने मे भी इसके बारे में पढ़ा हो। आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि थांगता डांस अगर सिक्किम में नहीं होता तो फिर कहां पर होता है। बाकी इस सवाल का जवाब है बी, जो कि मैंने आपको बता भी दिया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में है। इंडिया ने अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को फटकार लगाई उनके कम्युनल माइंडेड स्टेटमेंट को लेकर, जो उन्होंने कर्नाटका के हिजाब रो के ऊपर दिया। उनका जो स्टेटमेंट रहा वो डेफिनेटली एक कम्युनिटी को संज्ञान में लेकर दिया गया। इंडिया अक्सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का जो स्टैंड है उस पर उनकी आलोचना करता रहा है, क्योंकि उनका जो अप्रोच है वो मेजरली वन साइडेड होता है। बात करते हैं ओआईसी के बारे में। ओआईसी को 1969 में फाउंड किया गया था। वर्तमान में इसमें 57 मेंबर स्टेट्स हैं। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कई सारे देशों की सरकारें एक साथ इकट्ठा होती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कलेक्टिव वॉइस होती है मुस्लिम वर्ल्ड की, कम से कम ऐसा माना तो जाता ही है। ये कोशिश करते हैं कि दुनिया भर में जो भी मुस्लिम्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रिजर्व किया जाए, इंटरनेशनल लेवल पे पीस और हार्मनी को इंश्योर किया जाए। ओआईसी इसका एक परमानेंट डेलीगेशन भी रहता है यूनाइटेड नेशंस में और यूरोपियन यूनियन में भी।
कुछ एक ऐसे देश हैं जिनको ओआईसी में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। मैं नाम बता देता हूं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रशिया, थाईलैंड, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, और यहां पर देखिए जो एक अनरिकॉग्नाइज्ड टर्किश साइप्रॉइड स्टेट है उसे भी ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है ओआईसी ने। मैं आपको बता दूं ये काफी विवादित है, बिकॉज साइप्रस का वो हिस्सा जिसे टर्की ने ऑक्यूपाई कर रखा है, देखिए ये टर्की के साउथ में आइलैंड नेशन के फॉर्म में आपको मिलेगा साइप्रस। इसके नदन पार्ट को टर्की ने कैप्चर कर रखा है। ये जो टर्किश साइप्रॉइड स्टेट है इसे दुनिया का कोई भी देश मान्यता नहीं देता, लेकिन सरप्राइजिंगली ओआईसी ने इसे ऑब्जर्वर स्टेटस दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। हमारा अगला आर्टिकल न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है 2022 से 27 के पीरियड के लिए। हमें पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है और उसी से अलाइन करते हुए ये पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया है। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि 15 साल या उससे अधिक उम्र के जो भी एडल्ट्स हैं उन्हें लिटरेट किया जाए, जो नॉन लिटरेट हैं, जिन्हें अभी भी बेसिक लिटरेसी नहीं है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि ना केवल लोगों में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी डेवलप की जाए। लिटरेसी का मतलब होता है कि उन्हें सामान्य लिखना पढ़ना आता हो, और न्यूमरेसी का मतलब होता है कि उन्हें बेसिक मैथमेटिक्स को सॉल्व करना आता हो। इसके अलावा इसमें कुछ और भी कंपोनेंट हैं, जैसे कि उन्हें क्रिटिकल लाइफ स्किल्स दी जाए, फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी दी जाए, वो ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो, इन चीज़ों को समझ सकते हो, कमर्शियल स्किल हो, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर को लेकर उन्हें अच्छी जानकारी हो, वोकेशनल स्किल भी दी जाए ताकि वो लोकल लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट्स अवेलेबल हैं उन्हें अवेल कर सके। बेसिक एजुकेशन भी दी जाए जो कि प्रिपरेटरी हो सकती है, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज की हो सकती है। कुछ कंटिन्यूइंग एजुकेशन की भी बात की गई है, जहां पर उनके लिए कुछ एजुकेशनल कोर्सेज होंगे, जो एडल्ट एजुकेशनल कोर्सेज हैं उन्हें भी इसी का हिस्सा बनाया गया है। फर्दर कुछ ऐसे टॉपिक्स जो लोकल लेवल पे उनके लिए ज़रूरी हैं, या वो क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जो किसी भी व्यक्ति के अच्छे जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, वो भी उन्हें इम्पार्ट की जाए। इन्हें इंप्लीमेंट किया जाएगा ऑनलाइन मोड में और वॉलंटियरिज्म के थ्रू। वॉलंटियरिज्म का मतलब ये होता है कि जो लोग इसे इंप्लीमेंट करेंगे वो अपनी स्वेच्छा से इसका हिस्सा बनेंगे। यूएस या यूडाइस आप कह सकते हो, फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इसमें कई सारे स्कूल्स रजिस्टर्ड होते हैं और उनके स्टूडेंट्स भी। तो जो स्टूडेंट्स इसमें इनरोल्ड होते हैं या इसका हिस्सा होते हैं वो भी वॉलंटरली इस पूरे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में मदद करेंगे। 50 लाख टीचर्स हैं गवर्नमेंट एडेड या फिर प्राइवेट स्कूल्स के, वो भी इसका हिस्सा होंगे और उन्हें भी इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में अपनी सहभागिता दिखानी होगी। ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, वर्कशॉप जो वॉलंटियर्स का है, ये सभी फेस टू फेस मोड में कंडक्ट किया जाएगा ताकि वो खुद को प्रिपेयर कर सकें। जो भी रिसोर्सेस और मटेरियल होंगे उन्हें डिजिटल मोड में ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, टीवी, रेडियो, सेल फोन्स या फिर ओपन सोर्स ऐप्स के माध्यम से। कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे कि सर्वे कंडक्ट किया जाएगा ये पता लगाने के लिए कि कौन से स्टूडेंट्स या टीचर्स हैं जो वॉलंटरली इसका हिस्सा बन रहे हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को डेवलप करने के लिए तैयारियां की जाएंगी। वो लोग जो नॉन लिटरेट हैं, 15 साल या उससे अधिक उम्र के हैं। एक ग्रेडिंग इंडेक्स तैयार किया जाएगा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ये स्टेट्स एंड यूटीज के लिए होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा स्टेट या यूटी कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है वो हमें इस इंडेक्स से पता चलेगा। सीएसआर या फिर फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ पैसे आते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट कैसे अवेल कर रहे हैं और वॉलंटियर्स को कैसे मदद की जा रही है कि वो इस ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सकें। टारगेट ये है कि 2022 से 27 के बीच में 5 करोड़ लर्नर्स को जोड़ा जाए, जिसमें 1 करोड़ पर ईयर का टारगेट हमारा बनाया गया है, जिसमें हम ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम ओटलस का भी इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि परामर्श के बारे में है। परामर्श नाम से स्पष्ट हो रहा है कुछ गाइडेंस टाइप का होगा ना। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने लॉन्च किया है एक करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 स्टूडेंट्स के लिए। ये एक ऑनलाइन करियर काउंसलिंग वर्कशॉप रहा। इसे कंडक्ट किया गया NICS के द्वारा। NICS का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करियर सर्विसेज। ये इंडस्ट्री एकेडमिया गैप को फुलफिल करता है। इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट कुछ और हैं, एकेडमिया कुछ और प्रोवाइड करवा रहा है। जॉब मिल नहीं पाती लोगों को। एक कहावत कही जाती है इंडिया में कि इंडिया में काम भी है और इंडिया में लोग भी हैं। समस्या यह है कि इंडिया में काम के लोग नहीं हैं। काम के लोगों का ना होना ये इंडस्ट्री एकेडमिया गैप की वजह से ही होता है। हमें जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, वो इंडस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता। इसमें बदलाव की आवश्यकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस दिशा में अच्छी तरीके से काम करने की कोशिश करती है। यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन करियर काउंसलिंग की तैयारियां की जा रही हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करियर सर्विसेज यानी कि NICS की बात करते हैं। 1964 में इसे बनाया गया था डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि नेशनल सेंटर की तरह ये वर्क करे, जहां पर
एम्प्लॉयबिलिटी को इनहेंस करने की कोशिश की जाए। ये ट्रेनिंग, रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडो जर्मन वर्किंग ग्रुप ऑन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है। नाम पे जाइए, इंडिया और जर्मनी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये एक वर्किंग ग्रुप है जो ये देखता है कि काम अच्छे से हो। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में इनका फोकस होता है। आधी बात तो आपको क्लियर हो गई। अभी हाल ही में इसकी 8th एनुअल मीटिंग हुई है क्वालिटी इंफ्रा पे, जिसे लीड किया गया इंडियन मिनिस्ट्री फॉर कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स और एनर्जी जो उनका है। वर्चुअली इस पूरे मीटिंग को कंडक्ट किया गया। 2013 से ही ये मीटिंग हर साल होती है। यहाँ पे कुछ एरियाज चुने गए हैं जहां पर इंडिया और जर्मनी आपस में कोऑपरेट करते हैं, जैसे कि जो भी रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें एक साथ लेकर आया जाए। जो डाइवर्स टेक्नोलॉजी है उसके सपोर्ट को दोनों देश आपस में मिलकर ट्रेड के सेगमेंट में इस्तेमाल कर सके। क्या की हाइलाइट्स रही? 2022 के लिए वर्क प्लान है, उसे साइन किया गया। जो प्लान है इसमें कई सारे हिस्सों में हमें कोऑपरेट करना है, जैसे कि क्वालिटी इंफ्रा, टेक्निकल बैरियर्स को ट्रेड में कम करना, प्रोडक्ट सेफ्टी को बढ़ाना और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना। कुछ और भी एरियाज हैं जहां पे हमें कोलैबोरेट करना है, जैसे कि मोबिलिटी, एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, स्मार्ट फार्मिंग या एग्रीकल्चर, मेडिकल डिवाइसेस, डिजिटलाइजेशन जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री और नए टेक्नोलॉजिकल एरियाज शामिल हैं, मशीनरी सेफ्टी, मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट और मार्केट सर्विलांस। इन सब एरियाज में इंडिया और जर्मनी कोलैबोरेट करना चाहते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चन्नावीर कन्वी जी के बारे में है। बहुत ही फेमस कन्नड़ पोएट रहे, क्रिटिक रहे और प्रोफेसर भी रहे। अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ। वो अपनी सिंप्लिसिटी जो उनकी लाइफ की है उसके लिए जाने जाते हैं और उन्होंने रूरल एरिया को लेकर जो अपनी राइटिंग्स की, जो रूरल एरिया की मूल बातों को लोगों के सामने लेकर आई। 1928 से 2022 का इनका जीवन काल रहा। एक लंबा जीवन इन्होंने पाया। मेजर पोएट रहे कन्नड़ लैंग्वेज के। साहित्य अकादमी अवार्ड भी इनको मिला। इनका जो एक वर्क रहा जीव धवनी, जो कि पोएट्री है जो इन्होंने 1981 में पब्लिश करी थी। 2011 में इन्हें साहित्य कला कौस्तुभा अवार्ड भी दिया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अभी 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो हेलमेट मस्ट किया गया है उसके बारे में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने नोटिफाई किया है कि 4 साल और उससे कम उम्र के बच्चे अगर वो 2 व्हीलर पे ट्रेवल कर रहे हैं तो उन्हें हेलमेट पहनना जरूरी होगा। माता पिता की जिम्मेदारी होगी। नए रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसे मोटर बाइक चलाने वाले लोग जिनके पास 4 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक स्पीड से बाइक नहीं चला सकते। फर्दर हेलमेट के अलावा उन्हें एक सेफ्टी वेस्ट भी बच्चे को पहनाना होगा जो कि ड्राइवर से जुड़ा हो। वो हल्का होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए और नायलॉन का बना होना चाहिए, जिसके पास 30 केजी तक के वेट को सहने की क्षमता हो। यह वेस्ट कुछ ऐसा होता है जिसे बच्चे को पहनाकर ड्राइवर खुद से जोड़ सकता है, जिसके बाद बच्चा गिरेगा नहीं बाइक से, चाहे जो भी हो जाए। जो चाइल्ड है वो इससे सिक्योर रहेगा। इसमें देखिए जो राइडर है वो सेफ्टी हार्नेस को खुद में पहन के और बच्चे को उससे जोड़ देता है एक स्ट्रैप के माध्यम से। वही बात यहाँ पे बताई गई है जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। इसे मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट करके इंक्लूड कर दिया गया है और विद इन ईयर ये रूल्स पब्लिक हो जाएंगे, जिसके बाद इनको भी फॉलो करना होगा जो भी बाइक राइडर्स हैं उन्हें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में है। आपने एनआईए का नाम सुना होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि नेशनल लेवल पे काम करती है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी प्लान बना लिया है कि हम बनाएंगे स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि एनआईए की तर्ज पे ही बनाई जाएगी। ये स्पेशलाइज्ड होंगे और एनआईए की तर्ज पर ही स्टेट में जो भी टेररिज्म के मामले हैं उन्हें हैंडल करेंगे। फर्दर ये नेशनल लेवल पे एनआईए और बाकी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट भी करेंगे। सीआईडी विंग के जो हेड होते हैं वो एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर होंगे एसआईए के, यानी कि स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि जो भी सीआईडी विंग का हेड होगा वो ऑटोमेटिकली एसआईए का डायरेक्टर बन जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आपकी माता के जो भाई हैं वो आपके एक्स ऑफिशियो मामा हैं। मतलब जो कोई भी आपकी माता जी का भाई होगा वो ऑटोमेटिकली आपका मामा हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही सीआईडी विंग के जो भी हेड होंगे वो ऑटोमेटिकली एसआईए के डायरेक्टर बन जाएंगे। जो ऑफिसर्स इंचार्ज होंगे जो भी पुलिस स्टेशन में हैं उन्हें मैंडेटरली एसआईए को जानकारी देनी होगी जो भी पद पर आएंगे। अगर कोई भी मामला आता है टेररिज्म से रिलेटेड उनके पास तो उसकी जानकारी एसआईए को तत्काल प्रभाव से देना जरूरी होगा और उनके जो भी लिंकेजेस हैं उसके इन्वेस्टिगेशन का काम एसआईए देखेगी। एसआईए एम्पावर्ड होगी सुओ मोटो एफआईआर रजिस्टर करने को लेकर। सुओ मोटो का मतलब होता है कोई कंप्लेन नहीं आई, स्वतः संज्ञान लेना, इसे ही सुओ मोटो कहा जाता है। ये एक्ट उन्हें एम्पावर करता है कि वो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट ऑफ 1908
और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967, इन दोनों के अंतर्गत जो भी मामले आते हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आइए रिवीजन करते हैं। अत्तुकल पोंगला फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, गलत है। हमने डिस्कस किया था ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। OIC सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, ये सही है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम ये 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नॉन लिटरेट्स को कवर करेगा, ये गलत है। यहां पर जो उम्र है वो 15 साल है, 18 नहीं है। NICS 1964 में बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत, गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत इसे बनाया गया था। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CID विंग का हेड ऑटोमेटिकली SIA का ऑफिशियल डायरेक्टर बन जाएगा, एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर बन जाएगा। दैट्स ट्रू। हमारा ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। PDF मिल जाएगी आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF को डाउनलोड करके रिवीजन करना मत भूलिएगा। चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।